हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे इसे समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, समृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और इसे निरपेक्ष रूप से मापा जा सकता है। देखिए, समृद्धि क्या होती है। समृद्धि होती है जैसे हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई तो ये क्या है, ग्रोथ है ना। हमारी कंट्री के लिए तो ये ग्रोथ शो कर रहा है ना कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मतलब मात्रात्मक होता है और इसे मापा जा सकता है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विकास का अर्थ जीवन निर्वाह करने वाली वस्तुओं की उपलब्धता एवं जीवन स्तर में सुधार होता है। राइट, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक होता है। इस स्टेटमेंट से तो यही पता चल रहा है और इसे मापा नहीं जा सकता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ कच्चे माल का यूज़ होता है। तो इसको तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। कच्चा माल हमारे कौन से स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कच्चा माल जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कच्चे माल हो गए और एग्रीकल्चर का एरिया हो गया, ये सभी हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में बताइए क्या आते हैं। सारे ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट, द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो विनिर्माण तकनीक से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे खनन उत्खनन हो गया और कारखानों में कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हो गया, वो सब जो है सेकेंडरी फील्ड में है। फिर अब हमारा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र जैसे कि हमारा एजुकेशन का फील्ड हो गया, मतलब ऐसा कुछ जो कि हमारी जैसे कि सेवा का क्षेत्र बोल सकते हैं। जितनी भी सेवा का क्षेत्र है वो हमारे तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंकिंग हो गया, ये सब कुछ। अब हमारा चतुर्थ क्षेत्र भी होता है। तो चतुर्थ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली अर्थव्यवस्था का बौद्धिक पहलू है। मम्मी जब इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी का विकास बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़, अनुसंधान, डिफरेंट टाइप की रिसर्च, ये सारे कुछ आते हैं जिसमें बौद्धिक क्षमता का पूरा यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा चतुर्थ फील्ड होता है। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण कौन से सन में प्रकाशित हुआ था। तो ये 1990 में हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा कि 1990 में होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था और इसमें कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस, मतलब स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कारक लागत। कारक लागत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आप इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लेंगे अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, तो कारक लागत, सबसे पहले कारक लागत क्या होता है। मैंने तो कारक लागत जो है पहले भी पढ़ाया है, लेकिन आज फिर से बता देती हूँ। देखिए, कारक लागत वह लागत होती है जैसे कि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरी फैक्ट्री है और मुझे उत्पादन करना है, तो उसके लिए हमारी 4 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होगी, भूमि होगा, श्रम होगा, पूंजी होगी और उद्यमशीलता होगा। ठीक है, ये सभी एक लागत में आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो कारक लागत होता है ना, वो लागत होता है जिसमें वो सभी कर को हम शामिल करते ही नहीं हैं जो सरकार को देय होते हैं। ठीक है, क्योंकि कर जो होता है वो प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। इसलिए जहाँ पे कर माइनस हो रहा होगा और सब्सिडी जुड़ रही होगी,
जहाँ पर कर माइनस है और सब्सिडी जोड़ा जाएगा वही हमारा कारक लागत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? ठीक है, मतलब सॉरी, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ ये पूछ रहा है ऑप्शन में। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत पूछा भी जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपभोग विधि। उपभोग विधि जो होता है उससे हम GDP की गणना नहीं करते हैं, 3 विधियों से करते हैं। पहला आय विधि से, उत्पादन विधि और व्यय विधि से, पर उपभोग विधि से नहीं करते, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है? आर्थिक विकास का जो बेहतर संकेतक है, हम बोल सकते हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो होता है वो बढ़ेगा, तो मतलब वहाँ पे आर्थिक विकास बेहतर स्थिति में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पहले सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे देखिए, सुशासन भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी है, लेकिन जो आर्थिक अवसर है वो खुशहाली का आधार नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला हमारा है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो है वो 1944 में हुआ था, याद रखिएगा, मतलब ये। फिर है बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना भी हमारा 1944 में ही हुआ था। फिर सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना हमारा 1950 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान जो है 1945 में ही हुआ था, और बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा गांधीवादी योजना है, ये गलत है, ये 1944 में हुआ था। बॉम्बे योजना भी 1944 में हुआ था, और 1943 में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम मिला लेते हैं, ये हमारा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो कि जनरली पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो हमको याद होना ही चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। अगर हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, पाँचवीं, तो ये गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड था, पाँचवीं, ठीक है। और यहाँ छठी भी पूछा है, तो छठी तो हमको पता है कि नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम कौन से सन में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। फिर है वॉशिंगटन सहमति, किससे संबंधित है वॉशिंगटन सहमति? तो वॉशिंगटन सहमति होती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो वॉशिंगटन सहमति जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा समर्थित एक बाजार का, एक आर्थिक नीतियों का सेट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वॉशिंगटन सहमति बेसिकली उन विचारों मतलब से प्रेरित है कि यदि विकासशील देश में क्या होता है कि कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम होती है, तो ये जो वॉशिंगटन सहमति है उसके तहत क्या किया गया है, ये संकल्प पारित किया गया है कि हमें विकासशील देशों की मदद करनी है जब वे किसी आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और ये 1989 में आया था वॉशिंगटन सहमति शब्द। तो ये किससे रिलेटेड है, जैसा मैंने आपको बताया, ये रिलेटेड है मुक्त बाज़ार आर्थिक नीतियों से। अगर आपको याद है कि ये आर्थिक नीति से संबंधित है कि हमको तब विकासशील देशों की हेल्प करनी है जब वो आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद ही कमज़ोर हो रहे हों, तब। तो आर्थिक नीति आप देखकर इसे टिक कर दीजिएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजीकरण का उद्देश्य नहीं है? तो निजीकरण का जो उद्देश्य नहीं है बोल रहा है ना। सबसे पहले देख लेते हैं क्या उद्देश्य है निजीकरण का। तो भारत में जब निजीकरण किया गया, आपको पता होगा 1991-92 के समथिंग कुछ, ठीक है। तब क्या हुआ था, विनिवेश से धन जुटाना उसका उद्देश्य था। एफडीआई को प्रोत्साहित करना भी था, ऑब्वियस सी बात है। सरकारी संगठनों की दक्षता बढ़ाना भी था, लेकिन सीमा विहीन विश्व का निर्माण करना ये उसका उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता किससे संबंधित है? तो हमने ये बहुत बार पढ़ा, ये तो बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राजस्व प्राप्ति क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो सरकार है उसके खाते में, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसके राजस्व में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि सरकार के लिए रिवेन्यू का काम करती है, जैसे वो सरकार को मिल रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लाभांश के बारे में, बात करें ब्याज प्राप्ति, जो सरकार को प्राप्त हो रही है और सरकार के लिए वो रिवेन्यू का काम कर रही है, वो उसकी प्राप्ति है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ सरकार को खर्च करना पड़ता है, तो वो हमारा होता है राजस्व खर्च, ठीक है। राजस्व खर्च हमारा क्या हो जाएगा? सब्सिडी, बिल्कुल करेक्ट। सब्सिडी वो सरकार का राजस्व खर्च है। ऑप्शन नंबर डी जो है सब्सिडी, वो सरकार का क्या है? राजस्व खर्च है। उसके लिए सरकार को अपने खाते से पैसे देने पड़ रहे हैं, सारे भी जितने लोग हैं जिनको सब्सिडी मिलती है उनके खाते में, तो सरकार अपनी तरफ से पैसे खर्च कर रही है, तो ये राजस्व खर्च हो जाएगा। और जब सरकार को मिल रहा है, जैसे कि ब्याज की प्राप्ति हो रही है, सहायता अनुदान, लाभांश, ये सभी राजस्व प्राप्ति है। तो अगर बोला जाए राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग आरंभ करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। या फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। घाटे का वित्त पोषण क्या है? ठीक है, घाटे का वित्त पोषण क्या है बताइए? डेफिसिट फाइनेंसिंग ना। हाँ, घाटे का वित्त पोषण जनरली वो बजटीय स्थिति होती है जहाँ की सरकारी व्यय जो होता है वो सरकारी राजस्व से क्या होता है? अधिक हो जाता है। मतलब सरकार इतने पैसे खर्च कर दे रही है जितना सरकार के राजस्व में है ही नहीं, ये हमारा हो जाता है घाटे का वित्त पोषण, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसको आप ठीक से पढ़ लीजिए। आपको जिसमें दिखेगा कि सरकार का जो राजस्व से भी ज़्यादा खर्च है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह अतिरिक्त व्यय को बाह्य संसाधनों से वित्त पोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार को अपने राजस्व से ज़्यादा खर्च करना है, तो बाह्य संसाधनों से उसको उधार भी तो लेना पड़ेगा ना। तो क्या करेगी? वो घाटे की भरपाई करेगी उससे, बाहर से उधार लेकर। इसे ही हम कहते हैं घाटे का वित्त पोषण। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है, भारत में व्यक्तिगत आयकर एक प्रकार का क्या है? व्यक्तिगत आयकर, जिसे मतलब हम कह सकते हैं कि वो प्रतिगामी कर है या आनुपातिक कर है, प्रगतिशील कर है, या फिर कोई नहीं। देखिए, जो आयकर है वो प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर होता क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। प्रगतिशील कर वह कर होता है जो कि उच्च आय वाले, मतलब जिनकी भी आय जो है वो बहुत ज़्यादा है, उन पर लगाई जाती है। और जिनकी आय जितनी ज़्यादा होती है वो उस लेवल पे कर चुकाते हैं। अब हमारे जैसे और आपके जैसे लोग तो इस कर को चुकाएंगे नहीं, ठीक है। जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए जनरली 5 से 10 लाख तक की जिनकी आय है वो 20% कर चुकाएंगे, ठीक है। और अगर 5 लाख तक की उनकी आय है तो उनकी जो कर का जो दर है वो शून्य होगा। मतलब एक लेवल के ऊपर यदि हमारा इनकम है तो हमें टैक्स पे करना है, अगर नहीं है तो हमें नहीं करना है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, प्रगतिशील कर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं
कि प्रतिगामी कर क्या होता है, अनुपातिक कर क्या होता है। सबसे पहले प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर को क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। मैं आपको इसे शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे कि हम सोप खरीदने जाते हैं और वो इंसान भी सोप खरीदने जा रहा है जिसकी जो सैलरी है, जैसे मैंने बोला, वो 5 लाख से ऊपर कमाता है, ठीक है। उसे भी उस सोप पे उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है जितना कि मंथली 10,000 रुपये कमाने वाले को करना पड़ रहा है। ये रिग्रेसिव टैक्स है, प्रतिगामी कर, ठीक है। ये बेसिकली गरीब लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है। ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। प्रगतिशील कर अच्छा माना जाता है। फिर अब बच गया अनुपातिक कर। अनुपातिक कर क्या होता है पता है? अनुपातिक कर इस तरह से तय की जाती है जहाँ किसी व्यक्ति की जो आय की परवाह किए बिना कर की दर फिक्स होती है। जैसे यदि बोला जाए कि कर की रेट 10% है तो 5 लाख कमाने वाले को क्या करना पड़ता है, 50,000 का भुगतान करना होगा, जबकि 50 लाख कमाने वाले को 5 लाख का भुगतान करना होगा। मतलब जिसका जिस लेवल का कर रहेगा उसको उतना भुगतान करना होगा, लेकिन कर की जो दर है वो तय है, ठीक है। मतलब 10% तो 10%, चाहे वो 10 लाख कमाने वाले का 10% हो या फिर 50 लाख कमाने वाले का 10% हो, ये हमारा हो जाएगा आनुपातिक कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम 21 से कल स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। लाफर वक्र जो है वो कर दर और कर राजस्व के बीच क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस तरह का संबंध, मतलब लाफर वक्र बोलता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें ये बोला गया है कि जब कर की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो सरकार का रेवेन्यू होता है ना, उसमें क्या होता है, कमी आने लगता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम कर का दर बढ़ाएंगे तो सरकार को तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारे रेवेन्यू इकट्ठे होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न है। जब जब जनता को पता रहेगा कि इस लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे। जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए कि एक BMW परचेज़ करनी है और हमें पता है कि उस पर इतना GST लगेगा, तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि फिर उन्हें लगेगा कि फिर इस पे अगर इतना टैक्स देना है BMW को परचेज़ करने के लिए, तो क्यों ना हम ऐसी छोटी मोटी कार ख़रीद लेते हैं जो कि 10 लाख के अंदर की आ जाए, जिस पे हमें कम टैक्स देना हो। तो क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ टैक्स का दर बढ़ाने की वजह से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो गया, क्योंकि जो लोग 50 लाख की कार खरीदने वाले थे और ज़्यादा टैक्स देने वाले थे, अब वो क्या कर रहे हैं, 10 लाख की कार खरीद रहे हैं और कम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली लाफर वक्र यही कहता है कि जब कर दर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कर राजस्व जो होता है वो कम होता है। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।